हेलो एवरीवन। चलो आज बैच नंबर 41 शुरू हो रहा है और मैं शुरू कर रही हूँ वर्ब से। और वर्ब जानते हो कैसा चैप्टर है? बहुत जरूरी चैप्टर है ना। वर्ब ऐसा चैप्टर है जो ये बताता है कि भाई आपको अगर टेंस पढ़ना है, आपको अगर पैसिव वॉइस पढ़ना है, आपको अगर नरेशन पढ़ना है, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ना है, ये सारे चैप्टर्स में आप जो यूज करते हो वो वर्ब यूज करते हो। बेटा मैं जब पढ़ाती हूँ ना तो मैं बच्चों को कह देती हूँ यार वर्ब के फॉर्म्स याद कर लो, है ना, क्योंकि बचपन से हम लोग करते हैं गो वेंट गॉन, सी सॉ सीन, डू डिड डन, है ना। तो ऐसे वर्ब के फॉर्म्स रट्टा तो मारते ही रहते हैं, लेकिन वर्ब एक्चुअली है क्या और इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये हम वर्ब चैप्टर में देखते हैं। दूसरी बात है कुछ ऐसे वर्ब्स जो बहुत भयंकर कंफ्यूजन पैदा करता है बच्चों में, वो वर्ब्स हम डिस्कस करते हैं। याद रखना, यस हर्षवर्धन कुमार, थोड़ा सा डेट चेंज हो गया, टाइम टेबल में डेट चेंज हो गया, लेकिन अभी फिलहाल आपको अगर वर्ब पढ़ना है तो यहाँ पढ़ लो और समझो ध्यान से कि मैं जो कहना चाह रही हूँ आप लोग का। मैं बेटा थोड़ा सा मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पे गोल्डन रूल्स के लिए बात कर रहे हैं, बेटा मैं 3-4 दिन से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी और मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। बेटे को फीवर है, आज भी फीवर है, ठीक है। मतलब मैं 5:30 बजे क्लास से भागी भागी आई हूँ, पहले बेटे को देखा है, फिर माँ को देखा और फिर यहाँ पर आई हूँ। तो कई बार ऐसा होता है ना कि आप कुछ चीजों में फंस के रह जाते हैं। तो इसलिए वरुण बहुत सॉरी, मैं रात का 10 बजे का क्लास जो गोल्डन रूल्स का नहीं ले पा रही थी और आज से मैं कोशिश यही करूँगी कि आज से रेगुलर रहूँ, है ना। यस श्याम, बेटा मेरा जो बैच है ना बिल्कुल साइक्लिक चलता है क्योंकि एक चैप्टर है वो है टेंस। अगर मैं आपको दिखाना चाह रही थी पहले तो एक चीज आपको एक याद रखना, मैं आपको थोड़ा सा लिखवा दूं और ये देख लो ध्यान से, पहले मैं समझा दूंगा आपको। बेटा एक चैप्टर है वर्ब। वर्ब मैं क्यों बोलती हूँ याद कर लो, सारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, उसका रीजन है बेटा इसी चैप्टर पे बेस्ड, जानते हो पहला टेंस इसी पर बेस्ड है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स याद है तो टेंस कर पाओगे। बेटा टेंस से रिलेटेड एक चैप्टर है कंडीशनल सेंटेंस। टेंस से रिलेटेड ही एक चैप्टर है एग्जैक्टली सेंटेंस पर निर्भर करता है वो है क्वेश्चन टैग। बेटा जब हम वर्ब पढ़ते हैं ना तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत एक आता है मॉडल्स, वो भी वर्ब पर ही बेस्ड है। दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट थे मेंस में, अब वैसे कम इंपॉर्टेंट है लेकिन है अभी भी, पैसिव वॉइस एंड एक चैप्टर है नरेशन, और एक है चैप्टर जिसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सिंटेक्स कहते हैं। इतने चैप्टर्स हैं जो सिर्फ वर्ब याद रहना पड़ेगा आपको, वर्ब याद रखोगे तभी याद रहेगा। याद रखना, आपको अपडेट कर दीजिए प्लीज, आपको अपडेट कर दीजिए। बेटा रिकॉर्डेड फॉर्म तो देख सकते हो हर्षवर्धन, आप 24 आवर्स में सारे क्लासेस रिकॉर्डेड डल जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, देखो इतने चैप्टर्स है बेटा, 7 चैप्टर्स तो सीधा सीधा टेंस, पैसिव वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सिंटेक्स, मॉडल्स एंड कंडीशनल सेंटेंसेस। अब आते हैं, अगर मैं वर्ब की बात करूं तो बेटा वर्ब है क्या, सुनो। सरगम, बेटा आज आपका बता दूं आपको, कल ही तो मैंने क्लास लिया था आपका 39 नंबर वाले का, क्या प्रॉब्लम क्या 34-35 का डे शिफ्ट हुआ है। चलिए अभी हमको क्लास कराने दीजिए, समझाने दीजिए। सुनो सबसे पहले बेटा वर्ब है क्या और क्यों इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना बेटा। एक DSSB में एक क्वेश्चन तो हमेशा आता ही आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंटेंस, पूछता है कि इनमें से सेंटेंस कौन है। और जब वो चारों ऑप्शन में देखती हूं ना तो मैं कुछ नहीं देखती हूं, सिर्फ ढूंढती हूं वर्ब किसमें, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब है वही सेंटेंस है। याद रखना कि वर्ब क्यों जरूरी है, क्योंकि बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बनता। अ सेंटेंस, पहले क्या बोला मैंने, एक वाक्य, अ सेंटेंस नीड्स अ वर्ब। एक वर्ब के बिना एक वाक्य नहीं बनता, एक वर्ब की जरूरत पड़ेगी ही एक सेंटेंस से, एक सेंटेंस में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, गो, बेटा जैसे कहा गो, आप समझ गए कि मैम कह रही है जाने। कम, जैसे मैंने कहा कम, आप समझ गए मैम कह रही है आने। इसका मतलब है कि एक सीधा खाली एक वर्ब लगा दिए ना तो भी ये सेंटेंस बन गया। हालांकि सेंटेंस का डेफिनेशन पता क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, शब्दों का वो समूह जो मीनिंगफुल है। लेकिन अगर मैं सब कुछ छोड़ दूं कि भाई समूह की तो बात छोड़ो, एक अकेला वर्ब भी तो सेंटेंस बना दिया, राइट। वैसे ही अगर मैं कहूं कि मैं जाती हूं, आई गो, देखो शब्दों का समूह। अगर मैं कहूं मैं पढ़ाती हूं, आई टीच। अगर मैं कहूं किसको पढ़ाती हूं भाई, आपको, आई टीच यू, तो धीरे धीरे बढ़ाते जा रही हूं मैं, देखो। यानी खाली एक वर्ब, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट। आप कहोगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है, बेटा करने वाला जो करता है ना, यानी जो डूअर है, इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। और क्रिया जिस पर हो रहा है उसको हम हिंदी में तो कर्म कहते हैं, इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। और अगर पूछोगे भाई ऑब्जेक्ट कौन है, तो ये वो प्राप्त करता है, रिसिपिएंट है। रिसिपिएंट क्या का, ऑफ द एक्शन, जो एक्शन है ना बेटा उसका रिसिपिएंट है। जो एक्शन है उसको रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट है, करने वाला सब्जेक्ट है, और जो किया बेटा वो वर्ब है। देखो प्रशांत, नहीं बेटा क्लियर, समझ में आया। देखो दिस मीन्स जब हम वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब का मतलब कोई भी ऐसा शब्द जो मुझे ये एहसास दिला रहे भाई क्रिया का एहसास कराए, क्रिया मतलब कुछ करने का एहसास कराए, करने का एहसास यानी कि वर्ब। देखो ठीक है। अजय कुमार बेटा लाइव नहीं आएगा, रिकॉर्डेड रहेगा बेटा, लाइव अब नहीं आएगा। भूपेंद्र बेटा केडी लाइव ऐप में जाओ ना, आपको सब कुछ दिख जाएगा वहां पे, अब मुझे आगे पढ़ाने दो। सुनो ध्यान से बेटा, वर्ब का मतलब हो गया जो आपको काम करने का एहसास कराता है। चलिए सबसे पहले वापस आते हैं और आपको दिखाते हैं क्या बोलना चाह रही हूं मैं। देखो ध्यान से, मैंने कहा वर्ब क्या है बेटा, क्रिया का एहसास करा रहा है, देखो कार्य का, और स्टेट का एहसास करा रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट। चलो फिर वापस चलते हैं, अब आपको स्टेट समझाते हैं। पहले मैंने कहा आई टीच यू, अब आओ आई लव यू, एक और सेंटेंस आई नो यू, और एक और सेंटेंस आई एम अ डॉक्टर। ये देखो, ये ध्यान से देखना, सबको अलग अलग कर दे रही हूं मैं। वॉल्यूम 1 का 23 का एडिशन बेटा आ चुका है, हिंदी का, इंग्लिश का भी आना बाकी है। अब ध्यान से सुनना बेटा, देखो ध्यान से। अगर मैं कहूं आई नो यू, तो कोई काम करते हुए दिख रहा है क्या? मान लो मेरे क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें एक स्टूडेंट बैठा हुआ है जिसको मैं जानती हूं, आपको सबको पता चलेगा ना, क्यों? क्योंकि एक्शन तो कुछ है ही नहीं, मैं तो जानती हूं उसे, आई नो है, लेकिन कोई एक्शन ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना। अगर मैं कहूं आई लव यू, कोई कार्य नहीं है, ये फीलिंग है ना, इसको आप करते हुए कैसे दिखा सकते हो, नहीं दिखता, है ना। सालों साल किसी से प्यार करते हैं ना, उसे पता चलता है ना, किसी को पता चलता नहीं, दुनिया जहां को पता ही नहीं है आई लव हिम, आई लव हर, इसका मतलब क्या है, वो एक्शन नहीं है। आई नो यू, आई लव यू, आई एम अ टीचर, बेटा मैं बता रही हूं आपको क्या, अपने
पोजीशन के बारे में, पोस्ट के बारे में, यानी दिमाग की अवस्था, दिल की अवस्था, समाज में आपकी अवस्था, बेटा कोई एक्शन नहीं है। इसीलिए अब मैं डेफिनेशन पे आ रही हूं। डेफिनेशन इसका क्या है? ये डिनोट करता है, दर्शाता है। डिनोट करता है क्या? एक्शन। जैसे मैंने कहा आई टीच, आई कम, आई गो, आई स्लीप। और स्टेट यानी कि अवस्था, आई लव यू, आई नो यू, आई एम अ टीचर, राइट? इसीलिए वर्ब बेटा दो तरह के होते हैं, स्टेटिव वर्ब एंड डायनामिक वर्ब। देखो यहां पे जो एक्शन डिनोट करता है ना, एक्शन डिनोट करने वाले जो वर्ब्स को हम क्या कहेंगे? डायनामिक वर्ब्स। अभी मैं एक एक करके सारे वर्ब्स के टाइप्स बता दूंगी। डायनामिक वर्ब। और जो स्टेट बताता है ना, स्टेट का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा? बेटा स्टेटिव होगा, स्टेटिव वर्ब। अब बोलोगे कि ठीक है स्टेटिव वर्ब समझ में आ गया, आई लव यू, आई नो यू, जिसमें कोई एक्शन नहीं दर्शाते, है ना? और देखो बेटा नाउन से करे कि वर्ब से डिपेंड करता है। बेटा आप दो तरह से बैच को शुरू कर सकते हो, या तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू कर दो, या तो वर्ब से शुरू कर दो, या आप टेंस से भी शुरू कर सकते हो। खाली वर्ब के फॉर्म्स याद करके टेंस से शुरू कर दो, तो डिपेंड करता है, आप जिस तरह से भी चाहो शुरू कर सकते हो। लेकिन याद रखना, अगर आप नाउन से शुरू कर रहे हो तो खाली वोकैबुलरी है नाउन में, जहां से आते हैं क्वेश्चंस। एक्चुअली जो शुरू होता है प्रोनाउन से शुरू होता है। तो या तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से पढ़ना शुरू कर सकते हो, या तो वर्ब से, या तो सीधा टेंस से, ठीक है? अब अंजलि बेटा आप आ जाओ दिल्ली 10 तारीख को, मैं ज्वाइन कर लूं इंग्लिश का पूरा कंप्लीट कोर्स का। चलो आ जाओ, सुनो बेटा ध्यान से। अगर मैं ये कहूं कि भाई क्या पढ़ाया अभी तक, तो भाई मैंने ये पढ़ाया कि भाई वर्ब दो प्रकार के होते हैं। वर्ब दो प्रकार के हमने सीख लिया, डायनामिक वर्ब एंड स्टेटिव वर्ब। बेटा मैं इस पेज में आपको समझाते जाऊंगी कि क्या है डायनामिक वर्ब। क्या है ये? एक्शन डिनोट करता है एक्शन, यानी जो कार्य है उसको दर्शाएगा। जैसे कि भाई जो भी आप कार्य दर्शा सकते हो, जैसे कम, जैसे गो, जैसे स्लीप, जैसे स्टडी, यानी कि जो भी क्रिया के रूप में दर्शा सकते हो। ठीक है, समझ में आया? बोलो अब आओ, अगर हम स्टेटिव वर्ब कहें तो भाई स्टेटिव वर्ब क्या है? बेटा ये अवस्था दर्शाता है, डिनोट स्टेट, अवस्था। स्टेट जैसे कि जो चीज आप करते हुए नहीं दर्शा सकते, जैसे मैं आपको जानती हूं, आपको पता ही नहीं चलेगा किसी को कि मैं आपको जानती हूं, ठीक है? अगर मैं कहूं कि आई एम अ टीचर, देखो बी का फॉर्म, आई लव यू, आई लाइक यू, आई हेट यू, आई एडोर यू, है ना? ये सब ऐसे वर्ब्स हैं जो आप करते हुए नहीं दर्शा सकते हो। अब सुनो ध्यान से, अगर आप पूछोगे कि मैम ठीक है समझ में आ गया, क्यों पढ़ा रहे हो, है ना? ये इतने टाइम्स पढ़ के हम कर क्या लेंगे? नहीं, है ना? क्या फायदा पढ़ने का? ध्यान से सुनना बेटा, ये इसलिए मैं पढ़ा रही हूं कि जितने स्टेटिव वर्ब्स होते हैं ना, वो जनरली आईएनजी फॉर्म में नहीं आते। स्टेटिव वर्ब्स आईएनजी फॉर्म में नहीं आते। ये जो स्टेट वाले वर्ब्स हैं बेटा, वो आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होते। जन हमेशा नहीं कहूंगी, सामान्यता कहूंगी। और इसीलिए तो बस आपको वर्ब पढ़ना चाहिए। स्टेटिव वर्ब डज नॉट कम इन आईएनजी फॉर्म। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। सी कॉन्टिन्यूअस टेंस, जब हम टेंस पढ़ते हैं ना, उसका कॉन्टिन्यूअस टेंस उसमें मैं आपको ये बहुत डिटेल में कराती हूं, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कॉन्टिन्यूअस टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना, राइट? चलो वापस देखो, बोलो समझ में आया? बिक्की देखो जरा इसका क्या प्रॉब्लम है। हाँ, ऑफलाइन कोर्स नहीं पढ़ाती हूं अभी अंजलि, मैं स्पोकन का ऑफलाइन नहीं कराती हूं, स्पोकन का सिर्फ ऑनलाइन कराती हूं। कुछ चीजें ऐसी बच्चे जो नहीं करा सकते ऑफलाइन, क्योंकि जानते हो ऑफलाइन में मेरे बैच 400-500 बच्चों के बनते हैं एसएससी के। अब वहां पे इतने बड़े बैच में स्पोकन कौन पढ़ा सकता है जरा बताओ, है ना? स्पोकन का मतलब होता है आपसे बुलवाया जाए, आप जब बोलोगे, तो इसीलिए ऑनलाइन कोर्सेज का। इंग्लिश सीखना है कौन सी बैच में? बेटा कोई एक बैच ले लो, जल्दी करना है तो एक वीडियो ले लो, हड़बड़ी नहीं है तो 41 लो, एक बैच लो, प्रॉपर तरीके से पढ़ो। और बेटा मैं आपको सुनो, एक काम करना, इस बुक का क्लास नोट्स का ये जो पेज है आपका कंटेंट्स, ये पूरा डाल दो, ठीक है ना? बेटा ये मैं पूरा ये पेज आपका सिलेबस में डाल दे रही हूं। बेटा ये ग्रामर का पोर्शन है, इसके अलावा वोकैबुलरी होगा, उसके अलावा पैसेज क्लोज सेंटेंस अरेंजमेंट होगा, वो अलग है। ये पूरा कंप्लीट चैप्टर डालो, क्योंकि वो आपके पास होगा पीडीएफ उसका, ये सिलेबस करके होगा। सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जाम, जो लेटेस्ट स्कीम ऑफ एग्जाम है वो भी एक बार चेक करो। वो सब कुछ मैं आज क्लास में डाल दे रही हूं। और सुनो बेटा, आज जो मैं डालने वाली हूं इसमें ये पूरा कंप्लीट देखो, पहले मुझे दिखाना स्कीम ऑफ एग्जाम, डिफरेंट स्कीम्स ऑफ एग्जाम क्या है, ठीक है? उसके बाद में आपका सिलेबस डाल दूंगी। ये दो चीजें मैं अभी थोड़ी देर में केडी लाइव टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगी, ठीक है? और आपको डाउनलोड करो, वहां पर भी डाल दूंगी मैं सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जाम, देख लो, ठीक है? और लेटेस्ट स्कीम ऑफ एग्जाम डालूंगी मैं भी आपको। अब चलो सुनो, वापस चले, जो मैंने आपको समझाया कि भैया इसमें जो पढ़े हम ये दो चीजें पढ़ ली। अब चलो नेक्स्ट सुनो ध्यान से, फिर से देखना। आई want to study. I am trying to study. He wants to study. And fourth, he wanted to study. ये चार सेंटेंस में अब मैं फिर आपको एक नया फॉर्म ऑफ वर्ब, वो नया वर्ब सिखाऊंगी, ठीक है? बेटा गोल्डन रूल से क्लास ऑफ नहीं किया, मनोज आपको बताया था मैंने, मेरी मां की तबीयत बहुत खराब थी, आज कराऊंगी क्लास, ठीक है? चलो सुनो जरा देखो, आई ही बेटा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब का एस फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब है कि भाई मैंने टेंस चेंज किया और ये वर्ब चेंज हो गया। मैंने आई का ही किया तो टेंस सेम है, प्रेजेंट टेंस ही दोनों है, लेकिन देखो एस ऐड हो गया। फिर ये क्या है? अब आ जाओ फिर से नेक्स्ट, जो मैंने आपको कहा कि भाई हम हर टाइप का देख लेते हैं वर्ब। फाइनाइट वर्ब, नेक्स्ट सुनो वर्ब क्या है? फाइनाइट वर्ब क्या है? दैट चेंजेस, जो परिवर्तित होता है किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू टेंस एंड पर्सन। बेटा कोई भी पर्सन हो, जैसे ही है तो वांट्स हो गया, आई है तो वांट हो गया, टेंस है पास्ट टेंस वांटेड, प्रेजेंट टेंस वांट वांट्स, यानी कि फाइनाइट वर्ब देखो बेटा टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो कौन सा फाइनाइट वर्ब था? देखो तो जरा, ये है हमारे फाइनाइट वर्ब्स, ये है देखो सारे फाइनाइट वर्ब्स।
जो टेंस चेंज हुआ तो परिवर्तित हो गया। देखो यहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, ये सारे हमारे फाइनाइट वर्ब्स है। देखो ये सारे फाइनाइट वर्ब्स है। फाइनाइट वर्ब्स टेंस के अकॉर्डिंग पर्सन चेंज होता है। देखो बेटा वॉल्यूम 1 से बहुत ज्यादा डिटेल में क्लास नोट से, पहले तो आपको वॉल्यूम 1 करना चाहिए और क्लास नोट साथ ही साथ रेफर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात होगी। श्याम पार्ट ऑफ स्पीच से तो पिछली बारी बैच नंबर 40 तो पार्ट ऑफ स्पीच से शुरू किया था। ठीक है, अब सुनो ध्यान से बेटा। आई वांट टू स्टडी, आई एम ट्राइंग टू स्टडी, ही वांट्स टू स्टडी एंड ही वांटेड टू स्टडी। फाइनाइट वर्ब देख रहे हो चेंज होता गया, राइट? कौन है बेटा? पर्सन चेंज हुआ, आई का ही हुआ तो वांट का वांट्स हो गया, टेंस चेंज हुआ तो वांटेड हो गया, और देखो टेंस चेंज हुआ तो आई एम वांटिंग, वांटिंग तो कोई वर्ड होता ही नहीं है क्योंकि वांट क्या जानते हो? स्टेटिव वर्ब। अगर मैं कहूं आई वांट टू स्टडी, मैं कुछ दिखा सकती हूं आपको? कोई एक्शन है नहीं है, तो इसलिए वांटिंग नहीं लिख पा रही थी तो मैंने ट्राई कर दिया। याद रखना बेटा वांट स्टेटिव वर्ब है क्योंकि वो स्टेट बताता है, अवस्था बताता है, एक्शन है ही नहीं। आपको कुछ चाहिए बेटा, कोई एक्शन है, दिखा सकते हो क्या? नहीं दिखा सकते। इसलिए याद रखना सेम वर्ब स्टेटिव भी हो सकता है और सेम वर्ब ऑफ कोर्स टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो फाइनाइट वर्ब होगा। लेकिन एक चीज मार्क कर रहे हो बेटा, ये जो वर्ब है उसके बाद जो टू स्टडी है ये सब में टू स्टडी है। क्या हुआ भाई? मैंने पर्सन चेंज किया तो भी टू स्टडी, मैंने टेंस चेंज किया तो भी टू स्टडी, मैंने पर्सन टेंस सब चेंज कर दिया तो भी टू स्टडी। इसको कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नाउ व्हाट इज नॉन फाइनाइट वर्ब? अभी तो बता दिया आपको नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। नॉन फाइनाइट वर्ब, आ जाओ, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं दैट डज नॉट चेंज, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन, क्या पे? हाँ, ना ही वो टेंस पे निर्भर करेगा और ना ही पर्सन पे निर्भर करेगा। तो फाइनाइट का उल्टा ही तो हो गया। ऊपर लिखा था मैंने दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेंस एंड पर्सन, तो होगा दैट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस एंड पर्सन, है ना? ठीक है, अब सुनो बेटा ध्यान से। नॉन फाइनाइट में जब मैंने कहा टेंस और पर्सन पे निर्भर नहीं करता, तो नॉन फाइनाइट में कौन कौन आएगा? ध्यान से देखना बेटा। इसमें आते हैं इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव अलग से चैप्टर है जिसमें हम टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म का सारा यूज करते हैं बेटा। बीएफ मतलब यहां पे बेस फॉर्म है, ठीक है? और क्या है बेस फॉर्म वो पूरा कंप्लीट डिटेल में कराएंगे, रुक जाओ। यस मोहित, चलो। सेकंड जेरेंड, जेरेंड यानी V1 ING। और तीसरा बेटा पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, तीन तरह के पार्टिसिपल पढ़ते हैं। अब देखो इस पेज में हमने आपको चार तरह के वर्ब समझाए, चार तरह के वर्ब समझाए। समझ में आया? देखो तो यस बोलो तब मैं आगे बढ़ूं। बोलो यस मैम। कन्हैया स्पोकन इंग्लिश का बेटा आपका वीओडी है। फाइनाइट अंकित, फाइनाइट वर्ब का मतलब है बेटा जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। बोलोगे कहां पढ़ूं भाई? पूरा टेंस से ही तो पढ़ते हो, है ना? आप कहोगे मैम नॉन फाइनाइट वर्ब जो टेंस पर निर्भर ही नहीं करता है, भाई वो कहां पढ़ेंगे? इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल में पढ़ोगे। यानी फाइनाइट वर्ब पूरा टेंस फाइनाइट वर्ब है नहीं, टेंस पे सारी फाइनाइट वर्ब पढ़ते हैं। देखो यानी एक एक का बेटा काम है, हर एक वर्ब का आपको यूसेज पता चलेगा। कोई भी ऐसे कहोगे बस ऐसे ही नहीं, मैं कुछ भी ऐसे नहीं पढ़ा रही हूं। डायनामिक वर्ब और स्टेटिव वर्ब में क्यों पढ़ा रहे हो मैम पूछोगे, मैं कहूंगी बेटा जब आप वर्ब के फॉर्म रट्टा मारते हो ना तो V1 V2 V3 V1 ING V1 SES सब याद करते हो। यहां पे याद रखना स्टेटिव वर्ब में V1 ING। रोक दो अपने आप को, थोड़ा सा ब्रेक लगाओ, ठीक है? फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्यों पढ़े बेटा? फाइनाइट वर्ब ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा आपको, क्यों? पूरा टेंस फाइनाइट वर्ब है ना? V1 V2 V1 ING सब पढ़ते हो आप फाइनाइट वर्ब में। नॉन फाइनाइट बेटा इन्फिनिटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल, तीन चैप्टर पूरा है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब में। अब देख लिया नॉन फाइनाइट बेटा। नॉन फाइनाइट में मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया था इन्फिनिटिव का, जेरेंड पार्टिसिपल का नहीं दिया क्योंकि फर्स्ट खाली वर्ब का फर्स्ट क्लास में कैसे मैं इतना बताऊं आपको, राइट? अब आओ नेक्स्ट, देखा ध्यान से सुनना। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई। नेक्स्ट ध्यान से देखना, बर्ड्स फ्लाई एंड आई कंप्लीटेड। अब इन दोनों को ध्यान से देखो। मैंने पहले में कहा फिफ्थ में पंछी उड़ते हैं बेटा, पंछी उड़ते हैं मीन कंप्लीट, कंप्लीटेड। आई कंप्लीटेड मैंने पूरा कर दिया। बोलो कि क्या पूरा कर दिया? क्या आई कंप्लीटेड? क्या क्या? माय होमवर्क। हाँ अब समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हो। जब तक मैंने ये होमवर्क नहीं लगाया तब तक आपको मीनिंग समझ में नहीं आया। आई कंप्लीटेड क्या? आई सॉ किसको? आई सॉ फुल स्टॉप, मीनिंग कंप्लीट नहीं है। आई सॉ क्या? हिम। ओके अब समझ में आया। यानी कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं बेटा जिनके बाद एक ऑब्जेक्ट नहीं लगाओगे आप, जिनके बाद एक ऑब्जेक्ट नहीं लगाओगे तो मीनिंग आपको मजा नहीं देगा। यानी ये ऑब्जेक्ट है तभी मीनिंग कंप्लीट हो रहा है। और ये कुछ ऐसे वर्ब्स है जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है ना? बेबीज क्राई, बच्चे रोते हैं, राइट? कोई मतलब नहीं बनता उसमें। और अभी रुको बेटा सब कुछ बताऊंगी, एक एक करके रुक जाओ। क्लियर? देखो बर्ड्स फ्लाई एंड आई कंप्लीटेड माय होमवर्क। यानी जब वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत महसूस ही नहीं हो रही है, उनको नहीं चाहिए कोई ऑब्जेक्ट, और कुछ वर्ब्स है जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगाओगे तो मीनिंग ही कंप्लीट नहीं होगा। ऐसे कंडीशन में क्या है ये? आ जाओ नेक्स्ट सुनो। वो है ट्रांसिटिव वर्ब और दूसरा है इनट्रांसिटिव वर्ब। ये देखो ट्रांसिटिव वर्ब एंड इनट्रांसिटिव वर्ब, ध्यान से सुनना बेटा। ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जिनको एक ऑब्जेक्ट चाहिए वरना मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा, है ना? आई हेल्प, मैंने सहायता की, भाई किसको? आई हेल्प हिम। द टेररिस्ट किल्ड, आतंकवादी ने मार दिया, भैया किसको? हिम। ओके अब समझ में आ गया। आई कंप्लीटेड भाई क्या? द वर्क। जब तक वो क्या और किसको का जवाब नहीं मिल रहा है मजा नहीं आ रहा, है ना? तो इसीलिए सुनो ध्यान से, ट्रांसिटिव वर्ब का मीनिंग क्या है? दैट needs an object, that needs an object, क्यों? For the sentence to make a complete sense, right? सेंटेंस को पूरा मीनिंग बनाना है बेटा, पूरा मीनिंग चाहिए सेंटेंस को, राइट? याद रखना अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है जैसे मैं पढ़ा रही तब तो ठीक है। अगर कहोगे मैम अब जो एक सेंटेंस लिखते हो ना उसका हिंदी तक कवर कर नहीं पाता हूं मैं, एकदम कुछ नहीं आता एबीसी के अलावा, तो बेटा आपको मैं समझाऊंगी टाइम वेस्ट मत करना। आपको पैसे की कमी नहीं है,
तो एक 999 का एक वीओडी बैच है स्पोकन इंग्लिश का, ले लेना बेटा। उसमें मैं इतना इंग्लिश करा देती हूं ना कि छोटे मोटे एग्जाम कैसे निकल जाएंगे और स्पोकन बोलना भी सीख जाओगे आप, राइट। लर्न इंग्लिश इन 60 डेज करके वीओडी। अगर आप कहोगे मैम क्या लिख रहे हो वो भी नहीं समझ में आ रहा है, तो बेटा कोई बात नहीं, आपको ऐसे भी एक पीडीएफ मिलने वाला है जिसमें हर का इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप कहोगे एकदम समझ में नहीं आता है इंग्लिश, तब बेटा पहले स्पोकन कर लो, राइट। क्योंकि बात क्या है ना, अच्छा होता है अगर आप नीचे से शुरुआत करते हो, ठीक है। खूब चंद बेटा, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैं ये आपको दे दूंगी हाथ का लिखा हुआ। इसके अलावा जो चैप्टर है ना बेटा वो पूरा कंप्लीट पीडीएफ है, आपको पूरा, अब जैसे मैं पढ़ा रही हूं पीपीटी से, आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अब सुनो, तो इनट्रांसिटिव वर्ब क्या है? इनट्रांसिटिव वर्ब, बर्ड्स फ्लाई, पंछी उड़ते हैं, हो गया खत्म, ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं उसको, है ना। इसका मतलब जिनको जरूरी नहीं है, दैट डज नॉट नीड, जिसको जरूरत नहीं पड़ती क्या, एन ऑब्जेक्ट। भाई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, अब आगे पूरा सेंटेंस वही सेम उतार दो, फॉर द सेंटेंस टू मेक अ कंप्लीट सेंस। देखो, that does not need an object for the sentence to make complete sense। आप एक चीज मानिए, मैंने आपको एग्जांपल ही एग्जांपल में कितने तरह के वर्ब पढ़ा दिए, एक तो डायनामिक वर्ब, स्टेटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब। अब आप पूछ सकते हो मैम ठीक है पढ़ा तो दिया, हम डायनामिक और स्टेटिव वर्ब समझ के क्यों पढ़ना जरूरी है? वो इसलिए पढ़ना जरूरी है कि कुछ ऐसे वर्ब से जो हम रटते वक्त V1 ING को भी रट जाते हैं, लेकिन वो V1 ING में नहीं आते क्योंकि वो करते हुए नहीं दर्शा सकते, ओके फाइन, इसलिए हम स्टेटिव वर्ब पढ़ते हैं। फाइनाइट नॉन फाइनाइट क्यों पढ़ते हैं बेटा? फाइनाइट वर्ब V1 V2 V3 V1 ING हर टेंस के, हर मतलब अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होता है, भाई टेंस में तो यही पढ़ना है ना, इसे तो रट्टा मारना आपको वर्ब के फॉर्म्स। फिर हम नॉन फाइनाइट वर्ब क्यों पढ़े भाई? इन्फिनिटिव, जेरेंट, पार्टिसिपल, बेटा एफ के लिए कोई भी बैच ले लो, मोर देन सफिशिएंट है। देखो तो ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव क्यों पढ़े भाई? चलो बताओ तो सनवी, मेरा बैच जो होता है टीचिंग DSSB सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं सब कुछ कंप्लीट लेके चलती हूं, सारे एग्जाम्स। पहले बताओ हम ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब क्यों पढ़े, रीजन बताओ, बताओ तो कोई रीजन तो होगा कि ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब पढ़ रहे हैं, ऊपर का रीजन तो बता दिए क्यों पढ़े। ट्रांसिटिव वर्ब क्यों पढ़ोगे? शानू बेटा ऑल द बेस्ट, कुछ लोगों का 10 को है, कुछ का 15 है, का 18 है, एमटीएस का एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से एग्जाम दे बेटा जाके, है ना। मनीष कोई भी एक बैच ले लो, एफ कैट ऐसे निकलेगा, सीरियस तक बहुत आराम से निकलेगा। बताओ क्यों पढ़े? कुछ रीजन तो होना चाहिए, ऐसे ही पढ़ ले, काहे पढ़े भाई? पढ़ने के लिए इतना कुछ क्यों पढ़ी है? बताओ तो। रचित अगर जीरो से करना है बेटा तो स्पोकन से शुरू करो, अच्छा रहेगा। 60 वीडियोस है उसमें, लर्न इंग्लिश इन 60 डेज में 60 करीबन वीडियोस है, आराम से हो जाएगा। बोलो कोई नहीं बता रहा है, कोई नहीं बता रहा है, सुनो क्यों पढ़ोगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा। ट्रांसिटिव वर्ब में ध्यान से देखो, सिर्फ ट्रांसिटिव वर्ब है, कम्स इन पैसिव वॉइस, कम्स इन पैसिव वॉइस टू, यानी अगर इन ट्रांसिटिव वर्ब होगा तो नो पैसिव वॉइस पॉसिबल। जानते हो पैसिव वॉइस क्या है? पैसिव वॉइस की शुरुआत होती है ऑब्जेक्ट से। अब जब इनट्रांसिटिव है तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर मैं कहां से पैसिव वॉइस बनाऊं? लेटेस्ट अपडेट्स, बिल्कुल बिल्कुल। देखो इनट्रांसिटिव वर्ब में बेटा पैसिव वॉइस तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी आपको अगर ट्रांसिटिव वर्ब है तो वही पैसिव वॉइस में आएगा। सिर्फ ट्रांसिटिव वर्ब यानी ऑब्जेक्ट है तभी तो पैसिव वॉइस बनेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस कैसे बना लोगे? यही देखो हमने 6 तरह के वर्ब्स की और मैंने आपको बता दिया। अगर बर्ड्स फ्लाई कहेंगे ना तो कहेंगे पैसिव वॉइस बनाओ, सीधा कहना भाई ऑब्जेक्ट होता तब बनाते ना, ऑब्जेक्ट ही नहीं तो कैसे बनाए, राइट। और अगर मैं कहूं आई कंप्लीटेड माय होमवर्क, में आप माय होमवर्क है, हाँ है, ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस बनेगा? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि पैसिव वॉइस यहां पे पॉसिबल है। देखो तो समझ में आ गया। अब आप नेक्स्ट, हमने यहां पे कहा था आई एम ट्राइंग, बेटा फिर से इसको समझा दूं मैं कि आई एम ट्राइंग में मैं को समझाना चाहती हूं, आई एम ट्राइंग। देखो बेटा यहां पे ये मेन एक्शन है, ये जो मेन एक्शन है ना बेटा ये मेन वर्ब है, जो मेन एक्शन बता रहा है वो मेन वर्ब है, और इसको जो हेल्प कर रहा है ना वो हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। देखो ये देखो, ललित आंसर दो प्लीज, क्या चीज का आंसर दे? एनडीए का बैच बेटा, कोई भी एसएससी, बैंक पीओ बोलो, एनडीए बोलो, सीरियस बोलो, DSSB बोलो, टीजीटी है ना, और कौन सा एग्जाम हुआ, कुछ भी ऑब्जेक्टिव कोई भी एग्जाम है तो वो मेरा एक ही बैच है, कोई भी एग्जाम। प्रीवियस पेपर और भी करवा दीजिए विहुष, बेटा जानते हो 3-4 दिन से मैं कुछ भी नहीं करा पा रही थी, पता है क्यों? रीजन बताऊं, सब कुछ आ सकता है। देखो मैंने 3-4 दिन नहीं कराया क्लास, आपको एक्स्ट्रा क्लासेस करा दूंगी रेगुलर बेसिस पे, हो जाएगा ना, माँ सबसे इंपॉर्टेंट है ना, नहीं राइट। तो फिर रात में वहां पे मेरी माँ आईसीयू में थी और मैं बाहर बैठी हुई थी, बाहर एकदम ठीक आईसीयू के बाहर जो बेंच था। अब रात काफी हो गई, बहुत रात 3-3:30 बज रहा था, तो मैं उसी पे लेट गई। तो उसी समय गार्ड निकला, पता नहीं मुझे पहचानता था कि क्या था पता नहीं, उसने कहा मैडम आप यहाँ? तो मैंने कहा हाँ। तो यहाँ क्यों बैठे हैं? मैंने कहा मेरी माँ अंदर है। तो आप कोई रूम ले लीजिए, आप आराम से लेटिए अंदर, कहीं से कोई रूम लेकर। मैंने कहा मेरी माँ अंदर है। मुझे ऐसी फीलिंग थी ना कि मैं दरवाजे पर ही बैठूंगी। दरवाजे पर बैठने का मतलब है कि भाई मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए, राइट। रात भर वहीं बेंच पे काट लिया मैंने कि ना लेके जाऊंगी घर तो साथ में लेके जाऊंगी, एवरीथिंग एल्स कैन वेट। इसीलिए आप लोग से तो ऐसी माफी मांग लूंगी, आप लोग ऐसे इतने दिल वाले, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मम्मी इज इंपॉर्टेंट, आप ये समझोगे, है ना, सब समझते हैं। लेकिन एक चीज है, बच्चों का मैंने एक दो बार इसलिए ग्रुप में डाल दिया, मदर से इमरजेंसी पर वीडियो बना के डाल दिया। मैंने सिर्फ इसलिए डाला, पता है क्यों? क्योंकि आप लोग के बेस्ट विशेस होते हैं ना कि माँ जल्दी ठीक हो जाएगी, मैं प्रार्थना करूंगी, वो सब चीजें बहुत ज्यादा मैं मानती हूँ कि अगर बहुत बच्चे जो होते हैं ना बहुत मासूम होते हैं, तहे दिल से वो बिल्कुल प्रेयर करते हैं और प्रेयर्स आर हर्ड, जो मुझे महसूस होता है। चलिए चलो आ जाओ, सुनो ध्यान से। आई एम ट्राइंग में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है ना। आप ध्यान से चलो, वापस चलते हैं। 6 नंबर हम कर चुके, अब आते हैं 7 नंबर, 7 नंबर में आओ। और हमने अभी आपको कहा हेल्पिंग वर्ब, बेटा याद रखना जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना उसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं।
ऑक्सिलरी वर्ब। कई बुक में एक एल देता है, कई बुक में दो एल देते हैं, ठीक है। याद रखना हेल्पिंग वर्ब, जरा देखो तो ध्यान से क्या किया बेटा, वो सिर्फ हेल्प किया, किसको? मेन वर्ब को, है ना। वो हेल्प करने के लिए आया मेन वर्ब को, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? हेल्प्स द मेन वर्ब। ये मुख्य वर्ब को हेल्प करता है। और कहां आता है बेटा? आई एम ट्राइंग, कहां आया? इट कम्स बिफोर द मेन वर्ब, ये मेन वर्ब के पहले आता है। अब सुनो, आई वॉन्ट बोला था मैंने, वहां पे हेल्पिंग वर्ब था? बोलोगे नहीं, वॉन्ट के आगे तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, अकेला वर्ब था, वो मेन वर्ब था। इसका मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब हेल्प भी करता है, और हेल्पिंग वर्ब बेटा आपको एक चीज महसूस करोगे कि जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो हेल्प करता है, तो इसीलिए वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मैं इसको कंपेयर करती हूँ, जो मूवीज वगैरह में सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं बेटा, वो रहे ना रहे पिक्चर तो बन जाता है ना, वही चीज ये है। इसका मतलब इट मे कम, इट मे और मे नॉट कम, है ना। ये आ भी सकता है इन अ सेंटेंस, ये एक सेंटेंस में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ, 8 नंबर। अब आती हूं मैं कि भाई इसमें ये देखो जरा ध्यान से, ट्राइंग बेटा, ट्राइंग मेन वर्ब था, वो मेन काम दिखा रहा है। यहां देखो तो वांट बेटा मेन काम दिखा रहा है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, यानी मेन काम दर्शाने के लिए कौन आ रहा है? मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन है? मेन वर्ब। ये मेन एक्शन दर्शाता है, डिनोट करता है क्या? जो मेन एक्शन है वाक्य का, मेन एक्शन। हो सकता है एक्शन नहीं, वो स्टेट ही हो, वो कोई एक्शन नहीं दर्शा रहा, वो अवस्था दर्शा रहा है। तो मेन वर्ब डिनोट करता है मेन एक्शन या मेन जो स्टेट है बेटा, इसके बिना टेंस नहीं बनता, है ना, इसके बिना सेंटेंस नहीं बनेगा। इट इज मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य, मैंडेटरी इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में बेटा ये मैंडेटरी होता है, और ये आएगा ही आएगा। मेन वर्ब तो आना ही है, नहीं आएगा तो कहां से सेंटेंस बना लोगे? ठीक है, देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब आओ जरा देखो, अभी आपको जो बात में मैंने पढ़ाया बेटा, ऑक्सिलरी वर्ब बता दिया, एक्सक्यूज मी, मेन वर्ब बता दिया, अब तुम ध्यान से देखना, अभी इसको रुक जाओ। स्टेटिव वर्ब बता दिया, डायनेमिक वर्ब बता दिया, है ना, ट्रांसिटिव वर्ब बता दिया, इनट्रांसिटिव वर्ब बता दिया, है ना, फाइनाइट वर्ब बता दिया, नॉन फाइनाइट वर्ब बता दिया। बेटा इतनी बढ़िया तरीके से मैंने आपको नोट्स बना के दे दिया है ना, अगर आप कुछ भी नहीं उतारोगे तो भी आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, आराम से आप कर लोगे, ठीक है। पूछा बेटा आप 9555108888 पे कॉल कर लो अगर नहीं परचेस हो पा रहा तो, ठीक है, 9555108888। देखो, और नहीं तो अभी टेलीग्राम जो है ना, केडी लाइव टेलीग्राम, आप उसको ज्वाइन कर लो, उसमें सब डिटेल मिल जाएगा आपको, ठीक है, सारा लिंक वगैरह सब कुछ भी डाल देंगे। अभी आप टेलीग्राम चैनल केडी लाइव में ज्वाइन कर लो, अभी आपको सारा सब कुछ जितना भी है डिटेल वो पूरा बैच का मैं डाल दूंगी। आ जाओ, समझ में आ गया ना? वापस चले, देखो जरा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, बेटा मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन एक चीज देखो ध्यान से, अगर मैंने कहा आई एम टीचिंग, तो बेटा एक और, अब हम 7 नंबर में बताती हूं मैं, आई एम अ टीचर। अब जरा ध्यान से देखो एक चीज बेटा, ये जो था यहां तो एम के बाद ट्राइंग था, V1 ING, लेकिन जरा यहां देखो एम के बाद कोई वर्ब नहीं है। याद रखना, आर्टिकल के बाद नाउन आता है, और मैं अपने नाम के बदले में आई लगा रही हूं बेटा, तो सर्वनाम है, प्रोनाउन है। अकेला एकमात्र वर्ब है वो है एम। बेटा अगर एक वर्ब है तो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब की मेन वर्ब? मुझे बताओगे? बताओ तो फटाफट, अगर मात्र एक वर्ब है वाक्य में तो हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? ये बताओ तो पहले जल्दी। प्रथमेश बेटा इतनी मेहनत से किताब लिखती हूँ और तुम लोग को अपडेटेड PDF चाहिए। चलो टॉनी, केडी लाइव ऐप में बेटा जल्दी बताओ। बोलो मेन वर्ब पक्का? यस वेरी गुड। जब आपके पास मात्र एक वर्ब है तो भाई मैंने क्या कहा था, मेन एक्टर के बदले में कोई और नहीं आ सकता। हेल्पिंग सपोर्टिंग एक्टर हो या ना हो, फिल्म बन जाएगी। यानी कि आई एम हेल्पिंग वर्ब भी एंड मेन वर्ब भी है, ऐसा कैसे? यस, कुछ होते हैं भाई नवाजुद्दीन जैसे, है ना, नहीं जिसको सपोर्टिंग रोल में ले लो तो भी, मेन रोल में ले लो तो भी काम कर जाता है ना। दिस मींस क्या कहा मैंने आपको? मैंने कहा कि भाई कुछ ऐसे एक्टर्स हैं नवाजुद्दीन के जैसे जो हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर लेते हैं, मेन वर्ब का भी काम कर लेते हैं। याद रखना बेटा, जो ये हेल्पिंग वर्ब है ना, इस हेल्पिंग वर्ब को हम दो में बांट सकते हैं, और याद रखना ये हेल्पिंग वर्ब का मतलब हो गया प्राइमरी, सॉरी हेल्पिंग वर्ब का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, इसको हम दो में बांटते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल्स। मैंने क्या कहा? दो तीन ऐसे एक्टर्स होते हैं जो मेन हीरो और साइड हीरो दोनों का रोल निभा लेते हैं, है ना। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल्स, मैंने क्या कहा? दो तीन ऐसे एक्टर्स होते हैं जो मेन हीरो और साइड हीरो दोनों का रोल निभा लेते हैं, है ना। वही तो है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, कैन वर्क एज हेल्पिंग वर्ब HV
as well as मेन वर्ब। और बेटा इसमें सिर्फ 3 है एग्जाम्पल, सिर्फ 3 है, डू, बी और हैव, बस यही 3 वर्ब्स है जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों का काम निभा सकते हैं। ठीक है? नहीं टोनी, 2400 वाला अलग है, 3499 वाला अलग है। ठीक है, अब सिर्फ 41 नंबर बैच में जाइए। मॉडल्स क्या है? मॉडल्स ऐसे हेल्पिंग वर्ब से जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, कैन वर्क एज ओनली हेल्पिंग वर्ब्स। और बेटा ये बड़ा सा एक चैप्टर है, लेकिन मैं अभी इसमें से सिर्फ 2-3 एग्जाम्पल लिख दे रही हूं, हालांकि एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। कैन, कुड, विल, शैल, एटसेट्रा लिख दे रही हूं। एक्सेट्रा मत बोलना, इट इज एटसेट्रा, ईटीसी। ठीक है, याद रखना बेटा, मैंने आपको क्या कहा कि हेल्पिंग वर्ब 2 प्रकार के, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब एंड मॉडल्स। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में 3 आते हैं, डू, बी और हैव, जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों का काम कर सकते हैं। और मॉडल्स क्या है भाई? खाली ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, इसको मेन वर्ब से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखो, इट्स मी। बेटा अभी तो तुम बच्चे हो, अभी तो अंडा से फूट के बच्चा ही निकल रहे हो, अभी से मानसिक संतुलन खो बैठोगे? हाँ, अभी तुम छोटे से बच्चे हो, बस खाली मेहनत करते रहो, अपने आप सब कुछ मिलेगा यार। ठीक है, देखो बताओ हम लोग कितने सारे वर्ब्स कर लिए, 9 तरीके के वर्ब्स कर लिए बेटा 1 घंटे के अंदर ही अंदर। देखो तो जरा, मैंने क्या कहा था आपको, फिर से वापस आओ। ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब हो गया, लिंकिंग वर्ब भी नहीं किया मैंने, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, मॉडल्स हो गया, खत्म ये भी। देखो जरा बेटा, मेरा सेमिनार है, याद रखना, बहुत जल्दी आ रही हूँ जयपुर में, पटना में। जयपुर में आ रही हूँ 14 को, पटना में आ रही हूँ 28 को, और बीच में एक दिन बदरपुर में भी आ रही हूँ। ठीक है, अब आओ, देखो स्टेटिव वर्ब डायनामिक वर्ब हो गया, है ना? फिर ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब भी हो गया। इसको रिवीजन कर लेना अच्छे से। फाइनाइट नॉन फाइनाइट हो गया, एंड रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स में